ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिगर्स। ट्रिगर्स समझ में आया था? ट्रिगर समझ में आया था सबको? जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों ने वीडियो देखो। तो ट्रिगर्स में हम लोगों ने देखा था क्रिएट ट्रिगर, देन अपडेट ट्रिगर, और इसके बाद आपको एक था शो ट्रिगर्स। ठीक है, तो शो ट्रिगर्स की जो सिंटैक्स है वो सेम है जो आप लोग लिखते हो जो शो डेटाबेस, वैसे आपको लिखना है शो ट्रिगर और ट्रिगर नेम्स। या फिर अगर पूरी लिस्ट अगर आपको शो करनी है, मतलब कि कितने ट्रिगर्स रेडी है, ये अगर आपको देखना है, so you can write a query show triggers और database name। जो भी आपका database का नेम रहेगा उसके अंदर के triggers आपको दिखेंगे। Now we are going to study sequence. Okay? तो सीक्वेंस बेसिकली क्या रहता है, तो जो हम लोग टेबल के अंदर प्राइमरी वैल्यूज यूज करते हैं। सो प्राइमरी वैल्यूज यानी ऐसे वैल्यूज जो कभी भी रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग आईडी का कॉलम अगर फिलअप कर रहे हो या फिर आईडी के रोज अगर आप लोग फिलअप कर रहे हैं, सो यू कैन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर एक रो की वैल्यू जो रहती है वो डिफरेंट रहती है और वो वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। So the value which is not repeated in a table is called primary value। और जब आप लोगों को प्राइमरी वैल्यू को क्रिएट करना है ऑटोमेटिकली, मतलब कि आप खुद से उसको टाइप नहीं करना चाहते, आप लोग उसको जैसे आप लोग इंसर्ट की क्वेरी रन करोगे ऑटोमेटिकली नंबर्स जो है आने चाहिए, सो दैट टाइम यू कैन यूज अ सीक्वेंस। ओके, तो जैसे आप लोग वर्ड में वगैरह नंबरिंग एक साइड पे ऑलरेडी लिखी रहती है वर्ड में, एक्सेल में, तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर आपको नंबरिंग ऑटोमेटिकली करनी है आपके टेबल के रोज के लिए, सो यू कैन यूज सीक्वेंस। तो देखते हैं सीक्वेंस कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। Sequence is a set of integers 1, 2, 3, etc. that are the generated and supported by some database systems to produce unique values on demand. तो according to your demand, you can create a sequence and add values। तो अभी इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी या 10 से स्टार्ट होगी, 100 से स्टार्ट होगी और इंक्रीमेंट कितने से होगी, ये भी आप लोग खुद सीक्वेंस में लिखोगे। A sequence is a user-defined schema born object that generates a sequence of numeric values. Sequences are frequently used in many databases because many applications require each row in a table to contain a unique value, and sequence provides the easy way to generate them। तो आप लोग जब भी टेबल को क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आप लोग सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज इंसर्ट नहीं करते, आपको उसके अंदर आईडी की जरूरत रहती है, बिकॉज हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं उस पे आगे जाके बहुत सारे क्वेरीज को हम लोग परफॉर्म करते हैं। कभी आपको ज्वाइन टेबल करना पड़ता है, कभी आपके रोज को डिलीट करना पड़ता है, रोज को इंसर्ट करना पड़ता है, या फिर किसी रोज को अपडेट करना पड़ता है। तो जब अपडेट वगैरह की क्वेरी लिखते हैं तो आपको वहाँ पे कॉलम का नेम देना पड़ता है, स्पेसिफिक नेम, या फिर आपको एक आईडी का नेम देना पड़ता है जिससे वो स्पेसिफिक रो अपडेट हो जाए, और उस टाइम पे आपके पास यूनिक वैल्यू होना जरूरी है। बिकॉज अगर न्यूमरिक, मतलब कि न्यूमरिक कॉलम एक ऐसा कॉलम रहता है कि जिसके अंदर आपके पास चांस है कि आप लोग वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि देखो फर्स्ट नेम रहता है, लास्ट नेम रहता है, तो इसके अंदर चांसेस है कि 2-3 लोगों का नेम सेम हो सकता है, किसी का सरनेम सेम हो सकता है, बहुत सारे लोग एक ही एरिया से बिलोंग कर सकते हैं। तो आप लोग ये जो कॉलम्स है इनको प्राइमरी की नहीं बना सकते, बिकॉज इसमें बहुत सारे चांसेस कम है प्राइमरी की बनने के लिए। बट आपका जो आईडी रहता है या फिर सीरियल नंबर रहता है, रोल नंबर रहता है, ये जो आपके कॉलम है जो इसके अंदर न्यूमरिक वैल्यू इंसर्ट होती है, उसके अंदर आपको चांस रहता है कि आप लोग ऐसे कॉलम को प्राइमरी कॉलम बना सकते हो। Then the sequence of numeric values is generated is an ascending or descending order at defined intervals and can be configured to restart when exceed a maximum value। तो जब भी आप लोग सीक्वेंस को क्रिएट करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को उसको असेंडिंग में क्रिएट करना है, डिसेंडिंग में क्रिएट करना है, और कुछ वैल्यूज के बाद अगर आपको सेम सीक्वेंस को रिपीट करना है, मतलब कि सपोज मैंने स्टार्ट किया है 1 से 1 to 10 और 10 के बाद मैंने इंटरवल डाला है और इंटरवल के बाद मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर से वो मैक्सिमम वैल्यू से यानी 10 से स्टार्ट करेगा और फिर से वो 10 9 8 7 इस तरीके से
फिलअप हो जाएगा। अगर आपने कोई भी सीक्वेंस को प्रोसीजर नहीं दिया है या फिर अगर आपने नहीं बताया कि वो असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस जो है असेंडिंग वैल्यू को क्रिएट करता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने आपके टेबल में मेंशन नहीं किया कि आपको किस तरीके का सीक्वेंस चाहिए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वैल्यू जो है वो कैप्चर करेगा। क्लियर है सीक्वेंस की डेफिनेशन? ओके, जो लोगों ने लेट स्टार्ट किया था समझ में आया? सीक्वेंस यानी क्या? नंबर्स जो आप लोग प्राइमरी नंबर्स या फिर प्राइमरी कॉलम्स आप लोग जो बोलते हो कि आपका आईडी, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ये जो प्राइमरी कॉलम्स रहते हैं, इसको अगर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करना है टेबल के अंदर, सो यू कैन यूज सीक्वेंस। ओके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देन उसके बाद उसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, स्टार्ट विथ इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड साइकिल एंड नो साइकिल। तो क्रिएट सीक्वेंस यानी आपको समझ में आया होगा कि क्रिएट सीक्वेंस, यहाँ से आपका सीक्वेंस स्टार्ट होता है। सीक्वेंस नेम कि आप लोग कुछ भी दो, आप जैसे टेबल को वगैरह नेम देते हैं वैसे सीक्वेंस को नेम दे सकते हैं। स्टार्ट वैल्यू विथ इनिशियल वैल्यू यानी कौन से वैल्यू से आपका सीक्वेंस स्टार्ट होना है, 1 से 10 से 100 से जो भी है। इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट वैल्यू, कितने नंबर से इंक्रीमेंट करना है, मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, इंक्रीमेंट बाय 2, 3, 4, जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू लिखनी है। मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम कितने वैल्यूज आपको टेबल में चाहिए, 10, 20, 30, 40, और मैक्सिमम वैल्यू कितने चाहिए। देन साइकिल यानी ये जो आपने लिखा है इनिशियल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये अगर आपको रिपीट करना है टेबल के अंदर कि मतलब जितने नंबर ऑफ रोज इंसर्ट हो रहे हैं वो सबके लिए सेम सीक्वेंस लगना चाहिए, सो यू कैन राइट अ साइकिल। अगर आपको सीक्वेंस को स्टॉप करना है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, सो यू कैन राइट नो साइकिल। ओके, अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। सीक्वेंस नेम, नेम ऑफ द सीक्वेंस जो भी आप लोग लिखना चाहोगे वो रहेगा आपका नेम ऑफ द सीक्वेंस। देन उसके बाद इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू फ्रॉम वेयर द इनिशियल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू एंड लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। आपकी जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसके बिटवीन चाहिए। मिनिमम वैल्यू से अगर वो मैच करेगा दैट इज ओके, बट जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको ग्रेटर या फिर उससे ज्यादा बड़ी इनिशियल वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे अगर आपका सीक्वेंस में मिनिमम वैल्यू आपकी 10 है और मैक्सिमम वैल्यू भी आपने 10 ही रखी है, तो वो इनिशियल वैल्यू को काउंट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो इंक्रीमेंट ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अलग चाहिए और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम चाहिए। ये बहुत कॉमन चीज है, बट इसको भी याद रखना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए। Then increment value, value by which the sequence will be increment value can be positive और negative। तो इंक्रीमेंट अगर आपको करना है तो आप लोग इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू से भी लिख सकते हो या फिर निगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे -10 से इंक्रीमेंट करना है सो आई कैन राइट -10। अगर मुझे 10 से इंक्रीमेंट करना है इनिशियल वैल्यू को तो मैं 10 भी डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। मतलब कि सीक्वेंस आपको फीचर देता है कि आप लोग दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज कर सकते हो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, ये बहुत इजी है। मिनिमम मतलब जहां से आप लोग स्टार्ट करोगे वो रहेगी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी जहां पे आपको एंड करना है वो वैल्यू। साइकिल व्हेन सीक्वेंस रीच इट्स सेट ऑफ लिमिट इट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको सेम सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद रिपीट करना है कि मतलब सपोज 1 to 100 मेरे आईडी जो है जनरेट हो गए हैं और उसके आगे भी मेरे बहुत सारे रोज जो है वो अभी पेंडिंग है, मतलब कि मेरा टेबल बहुत बड़ा है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मेरा आगे का रो 101 से स्टार्ट होगा या फिर मुझे 1 to 100 वाला साइकिल फिर से रिपीट करना है। सो आई कैन राइट साइकिल इफ आई वांट टू रीस्टार्ट माय सीक्वेंस
और अगर मुझे साइकिल रिपीट नहीं करना है, नो साइकिल में यूज करूंगी। एन एक्सेप्शन विल बी थ्रोन इफ सीक्वेंस एक्सीड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपने लिखा है नो साइकिल और आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 100, वो अगर एक्सीड हो जाता है तो आपका आगे के जो रोज है उनको नंबरिंग नहीं मिलती है, वो ब्लैंक वैसे ही रहेंगे बिकॉज आपने लिखा है क्वेरी में नो साइकिल। तो ये सब इनिशियल्स के आपको मीनिंग पता चले। सीक्वेंस नेम में सीक्वेंस डालना है, इनिशियल वैल्यू में आपकी स्टार्टिंग वैल्यू डालनी है, इंक्रीमेंट में आप लोग कितने नंबर से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो डालेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। साइकिल अगर आपको सेम सीक्वेंस को रिपीट करना है टेबल में, नो साइकिल इफ अगर आपको सीक्वेंस को रिपीट नहीं करना है सो यू कैन राइट नो साइकिल। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Example to use the sequence, create table name student with a column as a ID and name। तो अभी ये तो बहुत सबको पता होगा कि हम लोग क्रिएट टेबल की क्वेरी कैसे लिखते हैं। सो अगर आप लोगों ने लिखा है तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है साइज, देन नेम कैरेक्टर 20। नाउ इंसर्ट द वैल्यूज इन अ टेबल। ओके, लेकिन जब आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है तो आपको सीक्वेंस को कैसे लिखना पड़ेगा, तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज सीक्वेंस अंडरस्कोर 1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू, और जो भी आपका कैरेक्टर का नेम रहेगा, और उसके आगे आपको लिखना है सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू, और उसके आगे जो भी आपका कैरेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने डायरेक्टली लिखा है नेक्स्ट वैल्यू, मैं कुछ भी अगर मेंशन नहीं करूंगी तो मेरा जो सीक्वेंस है वो बाय इंक्रीमेंट 1 करता है और असेंडिंग में वैल्यू जो है जनरेट होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज सीक्वेंस अंडरस्कोर 1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू, और मेरा फर्स्ट कैरेक्टर रमेश, देन सीक्वेंस डॉट सीक्वेंस अंडरस्कोर 1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू, और मैंने लिखा है सुरेश, और जितने नंबर ऑफ रोज मुझे जनरेट करने हैं मैं सारे लिखूंगी, और जब मैं उसको रन करूंगी तो मुझे आउटपुट मिलेगा इस तरीके से। तो जो मेरा आईडी है, तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा आईडी का कॉलम है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, मुझे सीक्वेंस के अंदर नंबर डालने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आईडी डालने की जरूरत नहीं रहेगी 1 2 3 4। मुझे सिर्फ ये जो आपका वर्ड दिख रहा है इसको खाली कॉपी पेस्ट करना है, और जो भी मेरे कैरेक्टर्स जो मेरे चेंज होने वाले हैं, जो भी वैल्यूज उसके रहेंगे वो मुझे खाली डालने हैं। तो जो मेरा 1 2 3 4 है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और ये कब तक जनरेट होगा, तो मैंने यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी है, तो जितने बार को इंसर्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करेगा। और अगर आपने सीक्वेंस क्रिएट किया है प्रॉपरली टेबल के अंदर तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही एक्सीड होगा और आगे के जो रोज रहेंगे उनको वैल्यूज नहीं मिलेंगे। क्लियर है सबको? समझ में आया? दिव्या, रीम, सबको क्लियर है? तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको सीक्वेंस को क्रिएट करके उसको अगर रिपीट करना है, मतलब कि वही सेम सीक्वेंस के अगर आपको रिपीट करना है तो आप लोग ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने कल सीखा है कि अगर आपको कोई भी एक फॉर्मेट को रिपीटेशन करना है तो आप लोग ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग इंसर्ट कमांड के लिए अगर ट्रिगर बना के रखोगे और उसके अंदर सीक्वेंस ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ रोज आप लोग उसके अंदर ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम आपको न्यू आईडी जनरेट करके मिलेगा। ओके, क्लियर है सबको? देन यस आप मैम। लोगों को एक ओके, तो आप लोगों को नोटिस मिला जर्नल का? किसी ने बताया जर्नल का नोटिस? नहीं।
तो आपको जो है आपके सिलेबस जो है वो 10th सितंबर तक कंप्लीट करने के लिए बोला है, और आपको उसके बाद 5 to 6 डेज जो भी छुट्टी रहेगी, तो वो छुट्टी के वक्त पूरे 5 दिन अगर सपोज हम लोग पकड़ते हैं तो 5 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट के जो है जर्नल्स कंप्लीट करने हैं। जर्नल्स के प्रैक्टिकल्स जो भी रहेंगे, क्या क्या लिखना है, वो सब्जेक्ट टीचर आपको बता देंगे कि क्या क्या लिखना है उसके अंदर। और जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने बनाए थे वर्ड वगैरह, वर्ड फाइल, उसी तरीके से बनाना है, लिखना है, लेकिन 5 दिन के अंदर सब सब्जेक्ट का लिख के रेडी रखना है। और जब आपका फिर से कॉलेज स्टार्ट होगा 5 दिन बाद, तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही एक्सप्लेन किया जाएगा लेक्चर्स में। ओके, यानी अभी आपके पास सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन में आपको पूरे 7 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल लिखना है। हाँ, तो यही था नोटिस। तो अपने प्रैक्टिकल तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपके 2 घंटे में पूरा जर्नल रेडी हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल से। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या कि देखो, जब अपने पास पीसीज वगैरह नहीं थे या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी हमारे पास ऑफिसेस में लोग काम करते थे और उनके पास पूरा डेटा जो है रिकॉर्ड फॉर्मेट में रहता था। बट वो जो फॉर्मेट था वो मैनुअल था, वो लोग हर एक चीज को जो है मैनुअली लिखते थे और फाइल में रखते थे। आप लोग भी वैसे करते हैं। अभी जब प्रैक्टिकल लिखोगे तो आप लोग क्या करोगे, सब मैनुअली लिखोगे और फाइल के अंदर अटैच करके उसको रखोगे। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट जो है डेटाबेस में तब आई जब लोगों के पास बहुत सारा जब डेटा कलेक्ट होने लगा और वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होने लगा। बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होते गए, हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने लगे, तो मैक्सिमम डेटा जो है स्टोर करने के लिए बहुत इश्यूज आने लगे। सो उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कंसेप्ट डेवलप्ड हुए। तो उसमें से हम लोग कुछ कंसेप्ट जो हम लोग डेटाबेस में यूज करते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, कि हम लोग इतना सीख के हैं अभी तक कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, देन उसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग लिखनी है तो वो कैसे करनी है। बट जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तो उसको आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज करोगे और उसके लिए कौन से टेबल यूज करोगे कि जिससे आपका डेटा जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। The file organization is used to determine efficient organization for each relation in the database. Using the file organization technique, we can manage all records in efficient way. Because of this, we can retrieve all information of a particular record in easy way. तो अगर आपने प्रॉपरली फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक को सीखा है, तो आप लोग मैक्सिमम डेटा जो है आपका रिकॉर्ड फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट वे रहता है आपके डेटा को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिट्रीव स्कूल रिकॉर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम, सॉर्टिंग द फाइल बाय स्कूल नेम इज गुड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ज्यादातर जो डेटा रहता है या फिर जो भी काम रहता है डेली वाला, कि जहाँ पे डेली अपडेट होता है, तो वो कॉलेज एंड स्कूल में होता है। बिकॉज आपके एडमिशन जब तक चल रहे हैं तब तक वो डेटाबेस के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपने प्रॉपरली फाइल ऑर्गेनाइज करके आपका टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर प्रॉपरली रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं, तो आपका जो टेबल बनेगा एट द एंड वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बनेगा। तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे बनाने के लिए अपने पास टोटल 4 to 5 टाइप्स है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डेटाबेस में। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। Number 1, heap file organization. Second, hash file organization. Third, index sequential access method. And fourth,
बी प्लस ट्री यानी बाइनरी ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वन इज क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो 5 टाइप्स है, इससे आप लोग जब भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करोगे या फिर आपका डेटाबेस मल्टीपल डेटाबेस एट अ टाइम आपको क्रिएट करने हैं, टेबल्स अगर आपको बहुत सारे क्रिएट करने हैं, सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। तो आपके जो टेबल्स वगैरह रहेंगे वो बहुत इजी और इफिशिएंट में रेडी होंगे, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है या फिर इसके जो मेंटेन रखने का जो मेथड है, इससे आपका डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट होता है। तो हिप फाइल क्या रहता है? हिप फाइल इज अ unordered file organization. Unordered file sometimes called as the heap file and it is a simple type of the file organization. ये फर्स्ट टाइप है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का और ये बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है यूज करने के लिए। In this file organization, record in the file are kept as they are inserted. If new record is inserted in the last page of the file, there is a not sufficient space at that time. New page is added to the file and then record is inserted. तो हिप फाइल क्या रहता है? तो हिप फाइल यानी ऑड और अनऑर्डर फाइल। ओके, अनऑर्डर यानी जिसका कोई भी ऑर्डर फॉर्मेट नहीं रहता है। इसके अंदर जैसे डेटा आपको मिलेगा आप लोग इंसर्ट करते जाते हैं, जो सीक्वेंस में मिलेगा उसी सीक्वेंस में अपडेट करते हैं, जो फॉर्मेट में मिलेगा उसी फॉर्मेट में आप लोग इसको सेव करते हैं। इसका कोई भी फिक्स ऑर्डर फॉर्मेट नहीं रहता। तो जब भी आप लोग डेटा को टेबल के अंदर रैंडमली स्टोर करना स्टार्ट करते हो तो उसको हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जब भी आप लोग टेबल, सपोज अगर आपका 10 रोज का टेबल है, आपने डेटा को जो है इंसर्ट कर लिया और 10 रोज के बाद अभी आपको फिर से न्यू वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसी टेबल के अंदर रोज और ऐड करते जाते हैं। मतलब कि स्टॉप नहीं करते हैं डेटा को एक्सेप्ट करना, आप लोग उसके अंदर ही टेबल के अंदर न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं, रोज आप लोग बढ़ाते हैं और फिर उसके अंदर रिकॉर्ड जो है इंसर्ट होता है। However, heap file has no particular ordering to field values, so linear search must be used for accessing the record. A linear search performs reading pages from start of the file until required record will not find. तो heap file एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो अनऑर्डर में है। इसकी वजह से अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कि सपोज मैंने अगर स्कूल का रिकॉर्ड का टेबल बनाई हूँ हिप ऑर्डर फाइल से और मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का बर्थडे चेक करना है, किसी पर्टिकुलर जो है रोल नंबर चेक, तो मुझे सर्च बार के अंदर ऑलमोस्ट सारे रोल्स को जो है चेक करना पड़ेगा। बिकॉज ये अनऑर्डर फॉर्मेट में है तो मुझे डायरेक्टली वो चीज़ रिसीव्ड नहीं होती है। To delete the record in the HIP file, required pages has to be retrieved and record marked as a deleted and that page is written back to the disk, but the space of deleted record is not reused. एक बार अगर आपने हिप फाइल के अंदर आपके वैल्यूज को इंसर्ट कर लिया और इन केस आपको उसमें से कुछ रोज को डिलीट करना है, तो आप लोगों को उसको रिट्राइव करना पड़ता है। रिट्राइव करना पड़ता है इसका मतलब आपको उसको सर्च करना पड़ेगा और जब आप लोग उसको डिलीट करोगे तो सिर्फ टेबल के जो वैल्यूज है वो डिलीट हो जाएंगे, जो स्पेस रहेगा एम्प्टी स्पेस वो वैसे ही रहेगा, आप लोग उसको रीयूज नहीं कर सकते। Then hence heap file have to be reorganized by database administrator, that is DBA, to use unused space of deleted record. For bulk loading data in the tables, heap files are one of the best file organization technique. जब आपको बल्क में डेटा को स्टोर करना है, कि मतलब आपको सिर्फ आज के डेट में, आज के टाइम पे सिर्फ डेटा को स्टोर करके लेना है, उसका आप लोग बाद में देखोगे कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। बट अभी की नीड क्या है कि आपको सिर्फ मैक्सिमम डेटा को सिस्टम के अंदर स्टोर करना है। ऐसे टाइम पे आप लोग हिप फाइल का यूज कर सकते हैं। देन जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई कि जब भी आप लोग हिप फाइल के अंदर डेटा को डिलीट करते हो तो डिलीट करने के बाद स्पेस वैसे ही रहता है, आप लोग उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको उसको रीयूज करना है तो उस टाइम पे आप लोग DBA मतलब कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अनयूज स्पेस जो रहता है या फिर जो डिलीटेड रिकॉर्ड का स्पेस रहता है उसके अंदर भी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ हीप स्टोरेज। Heap is a good storage structure in the following situation: when huge data
जब आपके पास बहुत सारा डेटा रहता है उस टाइम पे आप लोग जो है हिप फाइल का यूज कर सकते हैं। व्हेन एवरी टपल इन द रिलेशन वांट्स टू बी रिट्रीव इन एनी ऑर्डर, और जब भी आपको टेबल के वैल्यूज को ऐसे रैंडमली सिर्फ चेक करना है, वो फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, ऐसे टाइम पे भी आप लोग जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हिप फाइल का यूज कर सकते हो। ओके, तो हिप फाइल बहुत इजी है समझने के लिए, ज्यादा उसके अंदर कोई हिप फाइल है ऑर्डर फाइल, जिसके अंदर आप सब डेटा को जो है यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और हिप फाइल तब हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास बल्क में जो है डेटा लोड होता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो हिप फाइल के जो भी ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करने का काम करेगा। क्लियर है सबको? हिप फाइल, ओके ओके गुड। तो अभी आप हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके।